जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोहसिन भाई, क्या हाल चाल है? प्लीज़ कंफर्म कर दें आपको मेरी आवाज़ आ रही है या नहीं। प्लीज़ कंफर्म करें सबको आवाज़ आ रही है नहीं। कंफर्म कर दें आवाज़ आ रही है नहीं। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन कौन है? एक तो मोहसिन भाई हो गए, दूसरा कौन है? आपका नाम नहीं शो हो रहा। आपका नाम क्या है जिसने बोला कि भी जी सर वॉइस क्लियर है? ठीक हो गया। ठीक हो गया रजा भाई, ठीक हो गया। और मैं उनसे भी पूछ लूँ कि मोहसिन से भी कि कैसे, कैन यू हियर मी? कैन यू? हम इंशाल्लाह 8:50 पे स्टार्ट करेंगे। 4 मिनट का गैप है कि इन केस अगर कोई ज्वाइन करना हो तो उसके लिए है कि टाइम कि हम इंशाल्लाह 8:50 पे स्टार्ट करेंगे। कंफर्म कर दें, आवाज़ आ रही है? मोहसिन आपसे पूछ रहा हूँ मैं। ठीक हो गया, बस 8:50 पे स्टार्ट करें। जी वालेकुम सलाम जमान, क्या हाल चाल है आपका? ठीक है? ठीक ठाक है जमान साहब आप? आवाज़ आ रही है आपको भी? ठीक हो गया। अच्छा, आज के सेक्शन के आउटलाइन है ऑन पेज। जैसे हम सिर्फ डिस्कस करते हैं 2 मिनट तक, और ताकि और किसी और ने भी आना तो आ जाए। हम्म। मोहसिन भाई एक दफ़ा स्टार्ट हो जाए, फिर उसके बाद आप क्वेश्चन कर लीजिएगा।
आप लोग क्वेश्चन कर लें, मैं आंसर में स्टार्ट के साथ कर लेता हूँ, आप क्वेश्चन कर लें, जो मोहसिन भाई के पास क्वेश्चन है कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। इन द नेम ऑफ अल्लाह, द मोस्ट मर्सिफुल, द मोस्ट बेनिफिसेंट। आज का जो सूरह रहमान है, कुरान मजीद की एक सूरह है, उसकी एक आयत है, फबी आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को छुटलाओगे। देन विच ऑफ द फेवर्स ऑफ योर लॉर्ड विल यू डिनाई, नहीं हम कोई नहीं छुटलाएंगे, हम अल्लाह ताला को मानते हैं। शुरू करते हैं अल्लाह के बबरकत नाम से। उम्मीद करते हैं कि आज का जो टॉपिक है वो आपको समझ आएगा, जो समझाना चाह रहा हूँ मैं। हम एक दूसरे को मिलकर समझाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, आज का टॉपिक अगर कहें तो आसान आउटलाइन में तो है, ऑन पेज एसईओ है, मगर हम इसको थोड़ा सा डिटेल फैक्टर्स भी इसके डिस्कस करेंगे कि कैसे हम अपनी ऑन पेज एसईओ बेहतर कर सकते हैं। मोहसिन भाई, आपके पास जो सवाल है वो कर लें ताकि मैं उसके साथ साथ आंसर कर दूं। अब आता है ऑन पेज एसईओ। सबसे बड़ी बात है वाई ऑन पेज एसईओ। हम ऑन पेज एसईओ करते क्यों हैं और उसका रोल क्या है ऑन पेज एसईओ का गूगल में। देखिए, सबसे पहले तो हमें एक कॉन्सेप्ट जिसको हमें समझना होगा वो ये है कि देयर इज अ सर्टेन सेट ऑफ एक्सपेक्टेशंस जिसके साथ कोई भी बंदा हमारी वेबसाइट खोलता है। देखें, नंबर वन तो बात ये है, आपको एक मैं बता, हम लोग गूगल पे सर्च क्यों करते हैं? हम गूगल पे सर्च क्यों करते हैं, कोई बताएगा? हाँ, टू इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए, नॉलेज लेने के लिए, जो हमारी चीज़ है उसको हासिल करने के लिए। यानी कि हमें गूगल पे एक तसल्ली है कि ये हमारी इंफॉर्मेशन, ये नॉलेज जो हमें दे, ढूंढना चाह रहे हैं वो हमें देगा। ऐसा ही है ना, हम इसीलिए गूगल पे सर्च करते हैं। तवक्को यकीन ही इतना ज़्यादा कि हम गूगल के अलावा सोचते कोई और नहीं है। ठीक है, ये कैसे सिचुएशन बना, ये ऐसे बना कि वो गूगल आपको क्वालिटी की इंफॉर्मेशन देता है जो जिसकी आप ढूंढ रहे हैं। ठीक है, अब यही कॉन्सेप्ट हमने अपनी वेबसाइट पे भी अप्लाई करना है कि हमने वो क्वालिटी की इंफॉर्मेशन देनी है जो यूजर ढूंढना चाह रहा है, जिसके लिए आपकी वेबसाइट के ऊपर आता है। जी बिल्कुल, रजा भाई ने भी कहा, करेक्ट इंफॉर्मेशन, ऑथेंटिकेट इंफॉर्मेशन। अच्छा, अब ऑन पेज एसईओ हम सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि हम गूगल को भी और अपने यूजर एक्सपीरियंस भी बेहतर करें, और गूगल को भी बताएं कि ये क्वालिटी वेबसाइट है जिसको नंबर वन पे होना चाहिए। मैं कुछ ऐसे ऑन पेज फैक्टर्स डिस्कस करूंगा जो आपको खुद आप कहेंगे हाँ यार, ये वाली वेबसाइट जिसमें ये चीजें होंगी ना, इसको नंबर वन पे होना चाहिए। ठीक है, नंबर वन फैक्टर जो मैं देखता हूं सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है साइट स्पीड। ठीक है, आप जीटी मैट्रिक्स पर जाके देखें आपकी वेबसाइट की स्पीड है क्या। ये टूल है जिसके जरिए आप साइट स्पीड देख सकते हैं। देखें, आज का ज़माना कितना तेज़ हो गया है, ज़माना वक्त किसी के पास है नहीं। ठीक है, ये तो हम सबको पता है, मगर सबसे बड़ी बात क्या होती है, हम जाते हैं जब फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स में जाते हैं या किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो क्या होता है, वो टाइम दे सर खाना 15 मिनट में मिलेगा, खाना 15 मिनट में नहीं मिलता तो आपको क्या होता है, गुस्सा चढ़ता है। क्यों गुस्सा चढ़ता है? सर हमारा खाना कहाँ है, हम इतने पैसे खर्च कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, आप हमें खाना तो टाइम पे दो। इसी तरह इसी कॉन्सेप्ट को समझते हुए देखिए, जो भी हमारी वेबसाइट पे अगर नंबर वन पे हमारा गूगल पे रिजल्ट आ रहा है और हमारी वेबसाइट खोलने के लिए बैठा है, और अगर नजर ही नहीं आया, खुद ही नहीं हमारी वेबसाइट, तो क्या फायदा हुआ? अच्छा, एक स्टैटिस्टिक्स है जो मैथ्यू वुडवर्ड के ब्लॉग पे पोस्ट हुआ था, उसके मुताबिक हर सेकंड जो हमारी वेबसाइट एवरेज वेबसाइट से डिले होती है तो हम 7% सेल्स को लूज करते हैं। ठीक है, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि अगर आपकी साइट लोड होने में टाइम ले रहा है, लग रहा है, तो अगला बंदा दूसरी वेबसाइट भी खोल लेगा। अगर आपकी वेबसाइट फौरन खुल गई है तो उसे दूसरी नहीं खोलेगा जब तक कि आपकी वेबसाइट पूरी पढ़ ना ले, और अगर आपकी वेबसाइट से इंफॉर्मेशन मिल गई तो वो दूसरी खोलेगा ही नहीं। मगर अगर आपकी वेबसाइट को खुलने में टाइम है, लोडिंग में टाइम है, तो उसको वो टाइम मिल गया जिसमें आपकी कंपेटिटर की वेबसाइट खोली जाए। क्या ख्याल है, एग्री करेंगे या नहीं? अच्छा, हमने टाइम उनको देना नहीं है इस चीज के लिए, ठीक है, कि वो किसी और की वेबसाइट खोलें, तो हमारे लिए नंबर वन फैक्टर जो वेरी इंपॉर्टेंट है वो है साइट स्पीड हमारी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, मैंने तो यूजुअली मैं तो फाइवर पे गया था और मैंने वहां से
वर्डप्रेस की साइट स्पीड की 1 गिग ले ली थी, ठीक है। तो उस बंदे ने मेरी वो साइट की स्पीड जो है ना 5 डॉलर में बढ़ा दी थी, ठीक है। बट अगेन इसके टूल्स भी अवेलेबल हैं, जिस जरिए वर्डप्रेस हो जो भी प्लेटफॉर्म हो उसके ऊपर आप साइट स्पीड को बेहतर कर सकते हैं। आपके पास जो टूल सबसे अच्छा है इसको चेक करने का वो जीटी मैट्रिक्स ही है, ठीक है। अच्छा, इसमें ना ए रैंकिंग में होनी चाहिए, ये आपको खुद ही रैंक कर देगा। अगर आप खोले ना इसको जीटी मैट्रिक्स को, मिसाल के तौर पे हम खोलते हैं, अगर हम खोल के देखते हैं, खुल जा भाई। अब देखें, अब साइड लोड होने में टाइम लग रहा है, तो मुझे टाइम मिल गया कि मैं गूगल पे सर्च करूं कि साइड स्पीड चेकर और कौन सा है, ठीक है। टाइम नहीं होना मिलना चाहिए। लेट्स से मैं देखता हूँ यहाँ पे इसको, उसको पता लगा कि हमारा सर्वर जो है कनाडा में है, ठीक है। और ये फायरफॉक्स डेस्कटॉप से चेक कर रहे हैं, ठीक है। हमारी जॉब स्टार्ट होने लगी है 2 सेकेंड्स तक। चलिए देखते हैं कि क्या आ रहा है, ठीक है जी। 7 सेकेंड आया है, ठीक है। सी ग्रेड आया है, ठीक हो गया। नो यार, मजेदार काम नहीं है, इसको दोबारा ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, ठीक है। इसको ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। ऑप्टिमाइजेशन के लिए सबसे बड़ा हमारा मसला क्या है? इमेज ऑप्टिमाइजेशन नहीं हुई, ठीक है। इमेज ऑप्टिमाइजेशन होनी चाहिए। जो हमारा सबसे बड़ा मसला जो है ना, वो इमेज ऑप्टिमाइजेशन। 7 सेकेंड हमारा पेज लोड टाइम है और 79% हमारी स्पीड स्कोर है, जो अच्छी नहीं है। हमारा ए में होनी चाहिए, बहुत बात होगी तो बी में होना चाहिए, इससे नीचे नहीं होनी चाहिए। अब एक और वेबसाइट है, हम उसको भी देख लेते हैं। हमारी कंपनी की वेबसाइट है, उसको भी देखते हैं। इसका क्या है? हम इसको भी देख लेते हैं, वीओपीएन। इसको क्या हो गया है, बहुत देर लगा रहा है। तब तक हम आपकी साइट को भी एनालाइज कर लेते हैं। HTTP VoIP nvoip.com। ठीक है, ज़माना आपने ऑप्टिमाइज करनी हो आप कर लेंगे। असल में इमेज ऑप्टिमाइजेशन का मसला है कि कुछ, क्योंकि मैं कुछ पीएनजी इमेजेस यूज़ करता हूँ तो वो पीएनजी नहीं करनी चाहिए। इस वजह से मेन मसला तो वो है। पहले हमने एक दफ़ा इसके ऊपर की थी, ये भी आया स्कोर में, मगर फिर वो उसकी वजह से जो है ना हमारा क्रॉस हो गया था। बट आपने करनी हो तो यू आर मोर देन वेलकम।
आपने साइट की अगर अच्छा ऑप्टिमाइजेशन की तो मैं आपको रिकमेंड भी करूंगा फेसबुक के ऊपर की जी। ज़मान से आप अपनी साइट ऑप्टिमाइज करवा सकते हैं, बड़े अच्छे पैसेज पे करेगा। इसको क्या हो गया है? चलो इसको देखते हैं, पहले ये कर ले अपने। ये देख रहे हो रजा, आपकी वेबसाइट की कितनी बुरी है, ई में आ रहा है आपका वेबसाइट। है रजा, परफॉर्मेंस स्कोर अपनी वेबसाइट का देख रहे हो कितना टाइम है? इमेजेस आपकी 0% ऑप्टिमाइज हुई हुई है, ठीक है ना? उनकी स्केल कटिंग अच्छी हुई हुई है ना, आपका कैशे का मसला हल है ना, आपकी कंप्रेशन अच्छी है, ठीक है। ये अगर आपकी क्लाइंट की वेबसाइट है या आपकी है तो आपको तो ये चीज़ देखनी चाहिए। ये आपका एक बहुत बड़ा एक इशू है रैंकिंग अच्छी होने में, कि जो है ना जिसको हमें सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। नंबर ये जो है ना, आई फील पर्सनल तौर पे कि साइट स्पीड प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और हमने चूंकि मैंने जैसे डिस्कस किया कि हम अगर अपनी वेबसाइट खोलने में टाइम दे लगता है तो आपके विजिटर को टाइम मिल जाता है कि आपके कंपेटिटर की वेबसाइट खोल ले, जो कि अच्छी मार्केटिंग प्रैक्टिस नहीं है। तो आई पर्सनली रिकमेंड कि हमें साइट स्पीड के ऊपर काम करना चाहिए। अब हम आगे चलते हैं, और टूल्स को डिस्कस करते हैं। सेकेंड चीज विच आई डू रियली एम्फसाइज इज SSL सर्टिफिकेट। इवेंचुअली गूगल ने भी इसको अपना रैंकिंग फैक्टर बना लिया है, और SSL सर्टिफिकेट कॉस्ट करते हैं यूजुअली $10 से $15 पर साल के, और कुछ जगह के ऊपर फ्री भी मिल जाते हैं ये, ठीक है। तैयब है, तैयब सकलैन फेसबुक के ऊपर है, वो फ्री में भी दे रहा है, अगर उससे करना हो तो वो फ्री में। बाकी कुछ इंटरनेट पे वेबसाइट्स हैं जो फ्री में भी दे देती हैं, और ये कुछ पेड में भी है। बट इन एनी वे, फ्री हो या पेड हो, या आपकी ज़रूरत है कि SSL सर्टिफिकेट आप इंस्टॉल करें। एक अपडेट आई थी दिसंबर में, तो उसमें भी इसके बारे में काफ़ी एम्फेसाइज किया गया था। बट इम्पोर्टेंटली सबसे बड़ी बात है, कस्टमर का ट्रस्ट भी बढ़ाते हैं। जब आपकी वेबसाइट ऐसे, यूजुअली पहले तो SSL सर्टिफिकेट यूज होते थे अगर आपने ऑन साइट पेमेंट्स लेनी हो, यानी कि आपका मर्चेंट अकाउंट आपकी वेबसाइट पे है। यूजुअली तो जैसे पेपाल है, पेमेंट करने के लिए थर्ड पार्टी की वेबसाइट पे जाना पड़ता है, PayPal.com पे जाना पड़ता है। इवन टू चेकआउट के मर्चेंट अकाउंट पे भी टू चेकआउट पे जाना पड़ता है। बट अगर आपने ऑन साइट पेमेंट प्रोसेस करती तो पहले उसके लिए SSL सर्टिफिकेट की जरूरत होती थी। बट अब चूंकि गूगल ने इसको मैंडेटरी कर दिया है सब वेबसाइटों के लिए ट्रस्ट की बिना के ऊपर, और कस्टमर्स को भी जब SSL सर्टिफिकेट नजर आता है तो वो भी ज्यादा ट्रस्ट फील करते हैं। तो ये भी मैं रिकमेंड करता हूँ कि आपके वेबसाइट पे इंस्टॉल होना चाहिए, ठीक है। ठीक हो गया, अब हम आगे चल रहे हैं इंपॉर्टेंट चीज की तरफ। SSL सर्टिफिकेट का तक तो समझ आ गया ना आपको? अच्छा, अब हम चलते हैं टाइटल की तरफ, ठीक है। टाइटल क्या होता है? टाइटल क्या है, कोई बताएगा टाइटल क्या होता है? टाइटल बेसिकली आपकी पोस्ट का नाम होता है। जो भी आपकी पोस्ट है उसका नाम है। लेट से हम सर्च करते हैं गूगल पे कि क्या मैंने लेना है, बाय रे बैन ग्लासेस, ठीक है। ये मेरा कीवर्ड है, ठीक है। अच्छा, अब आप ये देख के बताएं कि इन चारों में से कौन सा अट्रैक्टिव टाइटल है। 1 2 3 4। कौन सा वाला ज्यादा है? नंबर 1। जमान कह रहे नंबर 1। नंबर 1 फ्री शिपिंग है, ठीक हो गया, फ्री शिपिंग की वजह से नंबर 1। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ। मुझे पर्सनली तौर पे नंबर 1 भी अच्छा लगा है, और नंबर 4 भी अच्छा लगा। नंबर 4 मुझे इसलिए अच्छा लगा बिकॉज इसमें आर का वर्ड है, ठीक है। मैं थोड़ा बिजनेस माइंडेड पर्सन हूँ, मुझे आर का वर्ड जरा अट्रैक्ट करता है। बट नंबर 1 जो है सबसे अच्छा है। अच्छा, बताना यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपका अच्छा नहीं होगा, ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे हम देखते हैं कि ऊपर बाय फोर्ड फोकस ब्रेक्स,
लेट्स से अगर मैंने वैसे टर्म सर्च कर ली, या क्या टर्म सर्च करूं? हम्म, 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 हम्म। अब देखें, जैसे इनका आ रहा है नंबर 4 के ऊपर, ठीक है, ये शॉप का बेसिक लिंक है, ये नंबर 4 पे आ रहा है। नंबर 4 पे इसलिए आ रहा है बिकॉज इनका टाइटल अच्छा नहीं है। टाइटल का रोल क्या है, मैं आपको एक बात बताता हूँ। टाइटल आपकी मेन सेल पेज है, जो आपकी यहाँ आप प्रेजेंट करेंगे अपने कस्टमर के सामने। अब गूगल क्या देखता है कि जो 4 वेबसाइटों में जिसका ऊपर ज्यादा क्लिक हो रही है ना, वो उस वेबसाइट को उठा के नंबर 1 पे ले आता है, जिससे आपका CTR इंक्रीज होता है। ठीक है, 4 वेबसाइटों में नंबर 1 पे किस बेस के ऊपर आता है? टाइटल के ऊपर। बैकलिंक्स आपको पेज 1 पे ले आते हैं, इससे ऊपर आपका टाइटल लेके जाता है, या आपके ऑन पेज यूजर एक्सपीरियंस लेके जाता है। बैकलिंक्स आपको पेज 1 तक ला सकते हैं, मगर आगे आपका जो काम है वो करेगा, ये चीज करेगी कि आपका टाइटल करेगा। लेट्स से अगर यहाँ पे थर्ड वाले को क्लिक ज्यादा हो जाती हैं और फर्स्ट वाले को क्लिक नहीं होती, तो गूगल के पास सिग्नल क्या जाएगा कि यूजर्स को ये चीज ज्यादा पसंद आ रही है और फर्स्ट टू नहीं पसंद आ रहे, तो क्या करेगा? वो उठा के तीसरे रिजल्ट को ऊपर पे ले आएगा, नंबर 1 पे ले आएगा। क्यों? क्योंकि टाइटल इसका ज्यादा अच्छा है, टाइटल ज्यादा कैची है, लोगों का इंटरेस्ट इस पे जा रहा है। ठीक हो गया। अगर हमारा टाइटल अट्रैक्टिव नहीं है और अगर हम नंबर 1 पे आ भी गए हैं, तो हम ज्यादा देर यहाँ सरवाइव नहीं करेंगे और नीचे आ जाएंगे। ठीक हो गया? ये पॉइंट समझ आ गया सबको? ठीक हो गया। अब हम आते हैं वेबसाइट के ऊपर, टाइम स्पेंड ऑन द वेबसाइट। ठीक है, ये एक और बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अच्छा, क्लिक करके तो हम चले गए, मगर हमें वो चीज ना मिली जो हम ढूंढना चाह रहे थे, तो क्या खराब होगा? हमारा बाउंस रेट और टाइम स्पेंट ऑन द वेबसाइट। देखिए, गूगल को क्या था, गूगल को ये यकीन है कि आपकी वेबसाइट इंफॉर्मेशन हल करेगी यूजर की, इसीलिए आपकी वेबसाइट को गूगल ने नंबर 1 पे रैंक किया है। ठीक है, मगर अच्छा, हर वेबसाइट खुलने के साथ ना गूगल की एक कुकी आपके कंप्यूटर में चली जाती है, जो ये देखती है कि यूजर ने कितनी देर वेबसाइट के ऊपर रुका और क्या चीज ली यहां से। ठीक है, अगर आपका अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर टाइम स्पेंड आपका अच्छा नहीं होगा, तो यूजर बंद कर देगा, तो आपकी वेबसाइट भी फिर नीचे आ जाएगी। ठीक है, एक फैक्टर है टाइटल, जो आपकी वेबसाइट को ऊपर लेके जा रहा है। सेकंड है टाइम स्पेंड। इन दोनों का आपस में रिलेशन है, क्योंकि जो टाइटल लेके आपकी वेबसाइट पे जिसने क्लिक किया, तो उसको कुछ सर्टेन एसोसिएशन एक्सपेक्टेशन आपकी वेबसाइट से हुई। अगर वो आपने फिल नहीं की, तो वो जल्दी से कहेगा यार ये क्या वेबसाइट खुल गई, ये तो बेकार सी वेबसाइट खुल गई है, इसको तो बंद करो, और फिर वो बंद कर देगा। फिर इवेंचुअली क्या होगा? आपका बाउंस रेट खराब हो जाएगा, बढ़ जाएगा, एवरेज टाइम स्पेंड ऑन योर वेबसाइट वो नीचे चला जाएगा, और इवेंचुअली आपकी रैंकिंग खराब हो जाएगी। तो आपकी एज अ मार्केटर, एज एन एसईओ एक्सपर्ट, आपकी जिम्मेदारी होगी कि आप अपने टाइम स्पेंड के ऊपर कड़ी नजर रखें कि आपके जो यूजर्स और विजिटर्स आ रहे हैं, वो कितना टाइम आपकी वेबसाइट पे स्पेंड करते हैं, और उसको कैसे बढ़ाया जाए। आगे फैक्टर्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे जिसके जरिए हम बढ़ाएं, बट दिस इज ऑल्सो रियली इंपॉर्टेंट फैक्टर, जो मैं सोचता था कि मैं आप लोगों के साथ डिस्कस होना चाहिए। एक और जो इंपॉर्टेंट चीज आगे है, वो है इंटरलिंकिंग ऑफ पोस्ट। किसी को पता है कि इंटरलिंकिंग किसे कहते हैं? कोई बताएगा इंटरलिंकिंग ऑफ पोस्ट, मानी इंटरलिंकिंग किसे कहते हैं? क्या होती है इंटरलिंकिंग?
कोई बताएगा इंटरलिंकिंग? आप एक पोस्ट में अपनी दूसरी पोस्ट को लिंक करें। इंटरलिंक मींस आई थिंक लिंक करना किसी वेबसाइट से। अब मैं आपको दिखाता हूँ। रजा भाई मैं आपको बताऊं, अगर हमने अपनी वेबसाइट से किसी और वेबसाइट को लिंक करेंगे तो उसे हम एक्सटर्नल लिंक कहते हैं। एक्सटर्नल इसलिए कहते हैं क्योंकि आपकी वेबसाइट से दूसरी किसी वेबसाइट पर जाता है। अगर आपकी वेबसाइट में एक आर्टिकल आप ही की वेबसाइट के दूसरे आर्टिकल से लिंक करता है तो उसे इंटरनल लिंकिंग कहते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक दिखाता हूं, मैं अपना एक आर्टिकल दिखाता हूं आपको। एक वेबसाइट को आपस में उसी वेबसाइट के किसी और आर्टिकल से लिंक करने को इंटरनल लिंकिंग कहते हैं। और अगर आपका लिंक आपकी वेबसाइट से किसी और की वेबसाइट पे जा रहा है तो उसे एक्सटर्नल लिंक कहते हैं। ठीक है रजा भाई? अच्छा, अब यहां ये देखिए, मैं आपको अपने आर्टिकल में दिखाता हूं। अब ये देखें, ये मैंने क्या किया हुआ है। अगर आप ये देखें कि ये मेरा क्या, ये मेरे एक और आर्टिकल को इंटरलिंक कर रहा है आपस में। ठीक है, ये मेरे एससीएम राशि के आर्टिकल को इंटरलिंक कर रहा है। ठीक है, समझ आया आपको? अब मेरा ये आर्टिकल इस आर्टिकल को इंटरलिंक कर रहा है जो मैंने यहां मेंशन किया। आई क्लियरली मेंशन दिस इन माय राइट वे। ठीक है, और आर्टिकल्स को भी करता है, मगर मैं आपको सिर्फ एक दिखा रहा हूं। ठीक है, कि वो आर्टिकल मेरा राइट वे को करता है। ठीक है, एक आर्टिकल दूसरा आर्टिकल को, दूसरा आर्टिकल तीसरा आर्टिकल को। ठीक है, ये बेसिकली एक टूल है, एक स्ट्रैटेजी है, ताकि हमारा विजिटर हमारी वेबसाइट पे ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड कर सके। ठीक है, अगर हम देखें ना, मैंने एक आर्टिकल नहीं काफी आर्टिकल्स को लिंक किया हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये एक और आर्टिकल है, 7 टिप्स टू ऑलवेज राइट क्वालिटी कंटेंट। ये फिर मैंने अपनी वेबसाइट के एक आर्टिकल को लिंक किया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, नीचे है, ये एक और आर्टिकल को लिंक किया हुआ है, एक और आर्टिकल को लिंक किया हुआ है। फिर यहाँ एक और आर्टिकल, यहाँ एक और आर्टिकल, ये कॉन्टेक्ट अस का पेज। बेसिकली मैं चाहता ही नहीं हूं कि मेरा यूजर कहीं जाए। देखें, यहाँ एक और आर्टिकल, ये एक और आर्टिकल, ये एक और आर्टिकल। बेसिकली मैं कर क्या रहा हूं, मैं चाह ही नहीं रहा कि मेरा विजिटर कहीं जाए। मैं आपस में उसको दूसरा पेज, फिर दूसरा पेज, फिर दूसरा पेज खुलवा रहा हूँ। क्यों खुलवा, इसके दो बेनिफिट है। एक तो बेनिफिट ये है कि लेट से अगर मेरे इस आर्टिकल को अगर कहीं से बैकलिंक्स मिलते हैं तो उसका जो जूस है वो तो मेरे इन आर्टिकल्स पे भी जाएगा जो मैंने यहाँ लिंक किए हुए हैं। ठीक है, और जो बैकलिंक्स को हम आगे समझेंगे। बट द थिंग इज, सेकंड चीज क्या है कि मैं अपने विजिटर को अपनी वेबसाइट छोड़ने ही नहीं दे रहा। एक आर्टिकल से दूसरा आर्टिकल, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, ताकि मेरा टाइम स्पेंड ऑन द वेबसाइट अच्छा हो जाए और मैं एक रिलेशन बना सकूं अपने विजिटर के साथ। ठीक हो गया? कॉन्सेप्ट समझ आ गया आप लोगों को? अच्छा, अच्छा, अब इसके बाद जो मैं समझता हूँ, जो एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको जिसको ध्यान होना चाहिए, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ऑन पेज एसईओ का, वो है नो ब्रोकन लिंक्स का। ये एक टूल है, डब्ल्यू बी ब्रोकन लिंक स्टेटस चेकर। ठीक है, बड़ा अच्छा टूल है। इसके जरिए आप चेक कर सकते हैं कि आपकी अपनी वेबसाइट पे कहाँ कहाँ ब्रोकन लिंक्स हैं, उनको हल कैसे करें, उनको ढूंढ के रिमूव कैसे करें। आगे गूगल वेब मास्टर टूल भी है, वो भी हम आपको आपको आगे दिखाऊंगा भी। बट फॉर द टाइम भी मैं समझ लूँ, आपको एक बात बता दूं कि आपकी वेबसाइट पे कोई ब्रोकन लिंक नहीं होना चाहिए।
ठीक है सर। ब्रोकर लिंक आपकी वेबसाइट पे किसी भी सूरत नहीं होना चाहिए। यह आपका यूजर एक्सपीरियंस भी खराब करता है और यह आपकी रैंकिंग में भी मसला करे। गूगल को नहीं पसंद कि जनाब आपका ब्रोकर लिंक होना चाहिए। अब आगे बात आती है यूआरएल स्ट्रक्चर की। यूआरएल स्ट्रक्चर में आपको कुछ दिखाता हूं, आप उनको देखिएगा, फिर उसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहले तो मैं आपको बताऊं यूआरएल स्ट्रक्चर होता क्या है। यूआरएल स्ट्रक्चर वो होता है, जैसे मिसाल के तौर पे ये मेरी आर्टिकल है, इसका ये जो यूआरएल है ना, ये कैसे स्ट्रक्चर बना है मैं आगे आपको दिखाता हूं कि सेटिंग्स में होता है परमालिंक्स, यहाँ पे आएगा। ये देखिए, ये मेरे आर्टिकल का यूआरएल स्ट्रक्चर है। ठीक है, अगर मैं चाहूं कि मेरे आर्टिकल्स अपनी वेबसाइट पे इस तरह आए तो मेरे आर्टिकल यूं आना शुरू हो जाएंगे। ali.co/p123 p121 p124 p126। एक ये तरीका है। एक है कि डे और नेम के साथ आए, ठीक है, जिसमें नाम आए, पोस्ट भी आए, क्या कहते हैं, साल भी आएगा, ठीक है, और महीना भी आएगा और दिन भी आएगा। अगर आप चाहते हैं हाल ही महीना है तो ये है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं न्यूमेरिक पोस्ट का हो तो ये है। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह आपका पोस्ट नेम, पोस्ट टाइटल या आपका अपने कीवर्ड आप डालना चाहते हैं तो ये है। मेरे ख्याल में सबसे अच्छा परमा स्ट्रक्चर लिंक वो ये वाला है, ठीक है, जो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आप इसको देखें तो मैंने अपने इसके अंदर जो है ना अपना पसंद का डाला डाला भी हुआ है। क्या कहते हैं, जो चीज़ मैं चाह रहा था वो मैंने यहाँ पे एसईएम रश के जैसे रिव्यू है, वर्ड, ये सारे वर्ड्स मैंने इसमें डाले हुए हैं। और इस तरह ये वाला स्ट्रक्चर लोगों को याद भी आसानी से रह जाता है। लेकिन अब हाउ टू डेवलप एन ऑनलाइन मार्केटिंग कैंपेन है, ठीक है। अब मैंने ये डाल दिया। अब मैंने देखे इसमें ईयर नहीं डाला हुआ, गौर कर रहे हैं आप लोग, ताकि क्या होगा, क्या मैं 2017 के बाद जब 2018 आएगा तो मैं इसको 2017 से 18 कर दूंगा तो मेरा आर्टिकल फिर अपडेट हो जाएगा। ठीक है, क्या ख्याल है? अगर 2018, अब लेट से एक बंदा है, ठीक है, अगर हम इसकी आर्टिकल मैं आपको दिखाता हूँ, चले हम इसको एक एग्जांपल लेते हैं। ये एक एफिलिएट मार्केटर है, ठीक है, हम इसकी भी एक एग्जांपल लेते हैं, इसको भी हम डाटा समझते हैं। ठीक है, अब इसने बेस्ट गेमिंग माउस 2007 की गाइड दी हुई है, ठीक है, मगर इसने ना अपने यूआरएल में 2017 का वर्ड नहीं डाला, क्योंकि उसको पता है कि 2018 में अगर मैंने इसी पेज को यूज करना होगा तो मेरे पेज आउटडेट हो जाएगा। तो उसने क्या किया, टाइटल में यूज किया है पर यहाँ पे यूज नहीं किया। अब अगले साल 2017 को 18 कर देगा, आर्टिकल फिर अपडेट हो जाएगा, और फिर जो भी बंदा सर्च करेगा बेस्ट गेमिंग माउस इन 2018 तब भी नंबर 1 पे आएगा। ठीक हो गया। तो यूआरएल स्ट्रक्चर इज ऑल्सो रियली इंपॉर्टेंट। गूगल को भी पसंद है आपका जितना अच्छा यूआरएल स्ट्रक्चर हो, यूजर्स को भी पसंद है जितना अच्छा आपको याद रह सके। ठीक है, अब बात आती है यूजर एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करने की, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल एक दो डेफिनेशंस आप लोग पूछें, एक है कीवर्ड डेंसिटी, एक है कीवर्ड स्टफिंग। कीवर्ड डेंसिटी क्या होती है, कोई बताएगा? किसी को पता है कीवर्ड डेंसिटी क्या होती है? क्या है, बताएगा कोई? आर्टिकल में कीवर्ड कितनी दफा है, ठीक है, बिल्कुल सही है। ठीक है, यही मतलब है कि आर्टिकल में कीवर्ड आपका कितनी दफा आया। ठीक है, मोस्टली लोग रिकमेंड करते हैं जनाब आपका 2% आना चाहिए, 1.5% आना चाहिए। ठीक है, बट मैं आप लोगों के सामने एक सच्ची बात आपको बता दूं, आप जो है ना, अगर आप कीवर्ड स्टफिंग के चक्कर में आप अपना आर्टिकल पढ़ते हैं और आपको पढ़ के मजा ही नहीं आता कि यार हमने एक ही वर्ड को इतनी दफा रिपीटेटिव कर दिया है, तो समझ लें कि आपकी कीवर्ड डेंसिटी स्ट्रेटेजी बेकार है। आपका लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी आपकी बेकार है, आपकी वेबसाइट ज्यादा देर स्ट्रेन नहीं करने वाली। आपका यूजर एक्सपीरियंस खराब है आपके आर्टिकल पढ़ने में, क्योंकि आपने कीवर्ड इतनी दफा रिपीट किया है कि अगला इरिटेट होना शुरू हो गया, अगले को भी हो रहा है कि दिस इज समथिंग अननॉर्मल, ये इंसान की बजाय किसी मशीन ने लिखा है आर्टिकल। ठीक है, हमने ये एहसास नहीं दिलाना। कीवर्ड डेंसिटी, अगर आपके ख्याल में कीवर्ड आपका 2 दफा आ जाए वो भी बहुत है। अगर आपको 2 दफा के बाद लगता है कि अननेचुरल है
तो आप ना डालें। अपने कीवर्ड को, टारगेट कीवर्ड को अपने पेज में दो दफा से ज्यादा ना यूज करें। अगर आपको लगता है कि दो दफा से ज्यादा यूज करने में हमारा जो नेचुरल आर्टिकल का व्यू है, ये इंप्रेशन है, वो खराब नहीं होगा, तो फिर तो कोई हर्ज नहीं है, आप और जितनी मर्जी दफा यूज करें। मगर अगर आपको ये चीज होती है तो फिर आप प्लीज इसको ना करें, ठीक है। और कीवर्ड स्टफिंग बेसिकली एक स्ट्रैटेजी है जिसके जरिए हम कीवर्ड्स को मेटा टैग्स में भी डाल देते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी डाल देते हैं, हाइड कर देते हैं आम यूजर को नजर आने से, मगर सर्च इंजन को नजर आते ताकि वो आपकी कीवर्ड के ऊपर बेहतर रैंक कर सके। ये स्ट्रैटेजी आउटडेटेड हो गई हुई है, ठीक है। दिस स्ट्रैटेजी इज आउटडेटेड, ठीक है। तो इसको यूज करने का सोचना ही नहीं है, ठीक है। अब बात आती कीवर्ड डेंसिटी की, तो ठीक है। तो आई डू पर्सनली फील के मिनिमम आई फील के 2 होना चाहिए, दो दफा होना चाहिए, बट मैक्सिमम कोई नहीं है, ठीक है। मैक्सिमम 2 भी फाइन है, ठीक है। मगर अगर आपको लगता है कि इससे ज्यादा में आपका कहीं अननेचुरल हो रहा है तो आप ना करें यूज, ना करें यूज, कोई इससे फर्क नहीं पड़ेगा। दो दफा बहुत है गूगल को भी समझने के लिए, विजिटर को भी समझने के लिए कि आपका आर्टिकल किसके बारे में, आप किस कीवर्ड को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। अब बात आती है आगे। अच्छा, पहले समझ ले कि ये कॉन्सेप्ट कीवर्ड डेंसिटी का क्लियर हो गया है सबको। ठीक हो गया। अब बात आगे आती है इमेज ऑप्टिमाइजेशन एंड ऑल टैग्स की, ठीक है। इमेज ऑप्टिमाइजेशन बहुत ज़रूरी है। जैसा हमने पहले भी देखा कि मेरी अपनी वेबसाइट का अच्छा रेटिंग नहीं मिली, क्यों? क्योंकि मेरी इमेजेस बड़ी देर से लोड होती हैं। मुझे अपनी इमेज ऑप्टिमाइजेशन करनी है। यूजुअली वैसे डेटाबेस ऑप्टिमाइजेशन भी होती है, इमेज ऑप्टिमाइजेशन भी होती है, और जो है ना सीएसएस की ऑप्टिमाइजेशन भी होती है। इमेज ऑप्टिमाइजेशन के लिए सबसे अच्छा प्लगइन है डब्ल्यू पी स्मश, ठीक है। उसका नाम है डब्ल्यू पी स्मश, ठीक है। ये इमेजेस को ऑप्टिमाइज कर देता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऑल टैग होता है रैंकिंग के लिए इंपॉर्टेंट। ये बेसिकली आपकी इमेज का नाम होता है। मैं आपको दिखाता हूँ ऑल टैग कैसे आता है। लेट्स से कि मैं अपने यहाँ जाता हूँ और मैं अपनी किसी पोस्ट को एडिट करता हूँ, ठीक है। हम्म, मिसाल के तौर पे ये इमेज है, जैसे ये लेते हैं, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर जाता हूँ इसके एडिट में, ठीक है। ये मेरा ऑल टेक्स्ट अल्टरनेटिव टेक्स्ट है, ठीक है। ये मेरा ईमेल मार्केटिंग है। जो भी आपका टारगेटेड कीवर्ड हो, आप उसको अपनी इमेजेस में भी डालें, ठीक है, ताकि आपकी इमेजेस भी रैंक करेंगी, और तो और आपके मेन पेज को भी सपोर्ट मिलेगी कि हाँ यार, इस पेज पे इसी चीज के बारे में डिस्कस हो रही है, इसी कीवर्ड के बारे में डिस्कस हो रही है, ठीक है। तो हमेशा ऑल टैग का यूज भी करना चाहिए, जो आपकी इमेज को भी आपके कीवर्ड पे रैंक करेगा और आपके मेन पेज को भी सपोर्ट करेगा आपके उस कीवर्ड पे रैंक करने के लिए। और सेकंड चीज है इमेज ऑप्टिमाइजेशन। डब्ल्यूपी स्मैश एक सिंपल टूल है, बहुत अच्छा टूल है, फ्री में आपको मिल जाएगा। यहाँ ये वेबसाइट पे जाएं, डब्ल्यू वर्डप्रेस पे ये इंस्टॉल करें। अगर दूसरा प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं तो उसके लिए आपको फिर देखना पड़ेगा, बट वर्डप्रेस पे तो डब्ल्यूपी स्मैश बहुत अच्छा है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं वर्ड काउंट की तरफ। वर्ड काउंट क्या होना चाहिए, ठीक है। वर्ड काउंट में तो आई रिकमेंड कि जी मिनिमम 1000 वर्ड का आर्टिकल होना चाहिए। पर्सनली तौर पे दिस इज माय पर्सनल सजेशन कि आपको 1000 वर्ड का आर्टिकल हो। इससे छोटा आर्टिकल होगा तो आपको जो है ना सर्च इंजन इतना पसंद करेगा नहीं। सर्च इंजन वांट डिटेल्ड रिसर्च कंटेंट। 2000 वर्ड आई फील कि दिस इज रियली लव। 2500 वर्ड इज सेक्सी एंड 3000 वर्ड हो तो इट्स रियली हॉट। बट द थिंग यू नीड टू कीप इन माइंड, जो चीज आपके जहन में होनी चाहिए वो है कि साइट का स्ट्रक्चर बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज हो। ऐसे मैंने गजल मिसल करके चार चार पैराग्राफ कटे लिखे हुए हैं एक ही पैराग्राफ में, अगर कोई समझ ही कुछ नहीं आ रहा। अगर
देखिए मिसाल के तौर पे मैं आपको अपने इसी आर्टिकल को दिखाता हूँ। अगर मैंने ये इसमें हेडिंग्स नहीं बनाई हुई, पैराग्राफ्स नहीं बनाए हुए, तो क्या होगा? अगला क्या करेगा? पढ़ेगा ही नहीं। वो इतना बोरिंग हो जाएगा कि यार छोड़ो पढ़ा, यार मिट्टी पाओ, इसको बंद करो, मैंने नहीं पढ़ना। क्यों? क्योंकि इसका अच्छा स्ट्रक्चर नहीं है। स्ट्रक्चर के ऊपर बहुत मेहनत करनी पड़ती है। स्ट्रक्चर कैसे बनता है? हेडिंग्स के जरिए पैराग्राफ्स में कन्वर्ट करें, बैकलिंक्स दें, जहां इंपॉर्टेंस हो वहां पे बोल्ड करें, इमेजेस डालें, वीडियोस डालें, इन्फोग्राफ्स डालें। बेसिकली सारी स्ट्रैटेजीज हैं किस चीज की? कि यूजर आपकी वेबसाइट पर ज्यादा से ज्यादा देर स्टे करे। ठीक है? हम क्यों स्टे करवाना चाहते हैं? ताकि गूगल को बताना चाहते हैं कि ये वो इन्फॉर्मेशन थी जो यूजर सर्च करना चाह रहा था, जो हमारी वेबसाइट दे रही है, इसीलिए आप हमारी वेबसाइट को नंबर 1 पे रैंक करें। ठीक हो गया? अच्छा, अब हम आगे चलते हैं एक्सटर्नल लिंकिंग की तरफ। एक्सटर्नल लिंकिंग अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताई है। क्या होती है एक्सटर्नल लिंकिंग? क्या बताया जाएगा एक्सटर्नल लिंकिंग क्या होती है? अपनी पोस्ट में दूसरी साइड का रेफरेंस देना। जी बिल्कुल, जमान भाई ने सही कहा है कि आपकी पोस्ट से दूसरी वेबसाइट पे लिंक करें। जैसा कि मिसाल के तौर पे मैं आपको दिखाता हूँ, मेरा यही आर्टिकल है, ठीक है? इसी को देखते हैं। ये देखें, मैं जीटी मैट्रिक्स टूल जो मैंने आपको कहा है, रिकमेंड किया है, ये इसको एक्सटर्नल लिंक जा रहा है। ठीक है? फिर देखिए, मेरा जा रहा है लिंक सर्च इंजन वॉच की केस स्टडी को। ठीक है? ये एक्सटर्नल लिंकिंग है। ठीक है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं आपको अपने इंटरेस्टिंग केस स्टडी बताता हूँ। मैं जब अपना ग्रेजुएट हो रहा था ना यूनिवर्सिटी से, तो मुझे अपना थीसिस कंप्लीट करना था। ठीक है? तो थीसिस कंप्लीट करते हुए मुझे पता चला कि विदाउट मैं रेफरेंसेस के और एक्सटर्नल लिंकिंग के तो मैं अपना थीसिस तो कंप्लीट ही नहीं कर सकता। तो गूगल भी यही आपसे सवाल करता है कि यार आप 2000 का वर्ड का आर्टिकल कैसे लिख सकते हो बगैर आपकी एक्सटर्नल लिंकिंग के, रेफरेंसेस के? सारी इन्फॉर्मेशन इतने आप जहीन हो गए जनाब, 2000 वर्ड का आपको बस कंटेंट आ गया? नो, नॉट पॉसिबल। आपको डाटा कहीं दूसरी वेबसाइट में से भी लेना पड़ता है। ठीक है? कुछ इन्फॉर्मेशन वहां से लेनी पड़ती, कुछ वहां से। तो गूगल को पसंद है कि एक्सटर्नल लिंकिंग हो, मगर एक्सटर्नल लिंकिंग होनी चाहिए आइदर अथॉरिटेटिव वेबसाइट्स के ऊपर, और दूसरी चीज क्या, रेलिवेंट वेबसाइट और रेलिवेंट आपके टॉपिक के, आपकी वेबसाइट की कैटेगरी के, और अथॉरिटी बेस्ड वेबसाइट्स हो। तो गूगल क्या कहता है, हाँ यार इस बंदे की बात में दम है, चूंकि ये अपनी बात को प्रूव कराने के लिए सॉलिड वेबसाइट्स की रेफरेंस दे रहा है। जो ये बात कह रहा है, इसको वो प्रूव कराने के लिए सॉलिड वेबसाइट्स की रेफरेंस दे रहा है। ठीक है? तो एक्सटर्नल लिंकिंग में अगर आपने अथॉरिटेटिव वेबसाइट या रेलिवेंट स्ट्रॉन्ग वेबसाइट को करना, तो उसमें कोई कंजूसी नहीं करनी चाहिए। जहां पे जिसका क्रेडिट बनता है वो उसको देना चाहिए। ठीक हो गया? इसके जरिए वो गूगल भी पसंद करेगा। ठीक है जी? अब हम आगे चलते हैं। सोशल शेयरिंग बटन ऑन योर वेबसाइट। शेयरिंग इज केयरिंग इनकरेजेस। देखिए पता है बात, के बाद ये कि आप गूगल जो है ना, लोगों के ना डिस्कशंस को भी ऑब्जर्व करते हैं, कि लोग जिस चीज के बारे में जितना ज्यादा डिस्कस करेंगे ना, वो उसको उतना उठाएगा गूगल। और सोशल शेयरिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। इसके जरिए गूगल एनालाइज करता है कि यार कितने लोग आपकी वेबसाइट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, कितने लोग आपकी वेबसाइट को शेयर कर रहे हैं। ठीक है? शेयर कहाँ होते हैं, शेयरिंग प्लेटफॉर्म कौन कौन से हैं, टॉप प्लेटफॉर्म्स कौन से हैं? ठीक है? वो हम मिसाल के तौर पे करते हैं फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, गूगल प्लस, स्टम्बल अपॉन, और
Pinterest, and the list goes on. Reddit भी है, ठीक है। बताना यहाँ पे ये है कि शेयरिंग इज केयरिंग। आप एक तो अपनी वेबसाइट को खुद भी शेयर करें, ठीक है। आपको भी चाहिए कि यू शुड ऑल्सो शेयर योर वेबसाइट। अच्छा, आपको चाहिए कि आप अपने जो है ना रिकमेंड भी करें, खुद भी शेयर करें और रिकमेंड भी करें। सोशल शेयरिंग का टूल भी मिल जाएगा, कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं है। टूल हो तो टूल के जरिए भी होनी चाहिए, जहां पे देखें जैसे मिसाल के तौर पर मेरा है, मेरा ये चल रहा है साथ साथ, ठीक है। सोशल शेयरिंग करनी हो तो ये देखिए ना 8 शेयर हुए मिसाल के तौर पे इसको आर्टिकल को, इसको 80 शेयर हो गए, ठीक है, ठीक है। तो कोई सा भी टूल आप यूज कर ले, बहुत सारे टूल्स पड़े हुए। असल बात ये वाली है कि सोशल शेयरिंग इज वेरी रियली इंपॉर्टेंट। खुद तो आपको शेयर करनी चाहिए, चार अपने यूजर्स को भी इंकरेज करना चाहिए कि वो भी शेयर करें इसको, ठीक हो गया। अब हम आगे चलते हैं सोशल शेयरिंग के बाद मोबाइल रिस्पॉन्सिव की तरफ। यहाँ पे मैंने केस स्टडी डिस्कस करनी थी आपके साथ। आप लोगों को समझ आ गया है ना सोशल शेयरिंग का, तो फिर मैं मोबाइल की केस स्टडी डिस्कस करूँ, ठीक हो गया। अब मैं आपको मोबाइल की आपको बात बताता हूँ। 2013-14 में जब हम कंपनीज के साथ काम कर रहे थे ना एडवर्टाइजिंग के हवाले से, तो हमारे पास डेटा ये आ रहा था कि मोबाइल से जो विजिटर आता है वो कन्वर्ट कम होता है और लैपटॉप और डेस्कटॉप विजिटर कन्वर्ट ज़्यादा होता है। मैं भी इस चीज़ से बिल्कुल एग्री करता था, क्योंकि हमने अब जब अपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट डिटेल देनी है तो हम तो बड़ा होते थे यार मोबाइल से क्या देना, आराम से बैठ के लैपटॉप से बैठ के देंगे। तो मोबाइल से बंदा वेबसाइट तो खोल लेता था, बट सेल इवेंचुअली लैपटॉप पे आगे करता था, ठीक है। ये आपसे मैं बात करूँ 2013-14 का सिनेरियो, और मैं खुद इस चीज़ को मानता हूँ, ठीक है। और इवेंचुअली 2015 में भी यही स्ट्रैटेजी रही है, बट 2016 में पहली दफा ऐसा हुआ है कि हमारे पास जो डाटा आया है उसमें 2016 में मोबाइल के लोगों की सेल्स का जो चार्ट है वो डेस्कटॉप को क्रॉस किया है। इसके वजह ये है कि लोगों का बाइंग बिहेवियर ऑनलाइन फर्क आया है। लोग अब मोबाइल से भी बाय करते हैं चीजें, और हमारे पास कुछ कैंपेन्स हैं क्लाइंट्स की जहां पे लोग मोबाइल से ज्यादा बाय करते हैं और लैपटॉप से कम करते हैं, जो कि ट्रेंड 2015 तक कुछ और था जो अब चेंज हो गया है, ठीक है। क्योंकि लोगों की बाइंग बिहेवियर डिफरेंट हो गया। पहले तो लोगों को, मुझे पर्सनल तौर पे होता था कि मैं तो मोबाइल से चीज नहीं बाय करता था, मैं कहता था आराम से लैपटॉप से बाय करूंगा, जाके कार्ड वहां पे दूंगा। मैं कार्ड ऑन का मोबाइल के ऊपर यूज करने में कंफर्टेबल नहीं था, बट लोगों की बाइंग प्रेफरेंसेस बाइंग बिहेवियर फर्क आ रहा है और लोग अब कंफर्टेबल हो गए हैं मोबाइल के जरिए बाय करने में। तो आपको क्या चाहिए कि आपकी वेबसाइट मोबाइल रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए इवेंचुअली, क्योंकि अभी तो जो हमारे पास डाटा है दैट सेज कि 55% जो विजिटर्स हैं वो मोबाइल से आते हैं, 45% आते हैं डेस्कटॉप और लैपटॉप से। तो एक तो ट्रेंड भी चेंज हो रहा है। तो लोगों को एक तो आपकी मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट होनी चाहिए, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। सेकंड थिंग क्या है कि आपको ट्रेंड को समझना चाहिए कि ट्रेंड कैसे चेंज हो रहा है, ठीक है। आपकी प्रोडक्ट मोबाइल फ्रेंडली होनी चाहिए, आपकी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली होनी चाहिए, और हाल ही मोबाइल फ्रेंडली होना कमाल नहीं है। आपकी वेबसाइट वो जो कम टाइम में जल्दी से खुले, एक्सीलरेटेड हो, जल्दी से खुले। ये टूल है एक्सीलरेटेड मोबाइल वर्डप्रेस जो फ्री है, मैं रिकमेंड करूंगा कि आप भी इंस्टॉल करें ताकि आप की मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट हो जो जल्दी से खुले भी, ठीक है। बट मैं आपको बताऊं कि मैंने ये चीज देखी है इवेंचुअली कि अब हम डेस्कटॉप का यूज और कम होगा, मोबाइल का और बढ़ेगा। तो गूगल इटसेल्फ ने एक रैंकिंग फैक्टर बनाया हुआ है मोबाइल रिस्पॉन्सिव वेबसाइट होना, बट इवेंचुअली हमारा अपना भी फायदा इसी में ही है कि हम अपनी वेबसाइट को मोबाइल रिस्पॉन्सिव बनाएं। हमारा अपना फायदा उसमें अंदर है, ठीक है। अब आगे चलते हैं टेबल ऑफ कंटेंट प्लगइन पे, ठीक है। टेबल ऑफ कंटेंट प्लगइन है क्या, मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने अपनी वेबसाइट पे लास्ट मंथ इंस्टॉल किया है, ठीक है, दिखाना था आपको।
वो ये है, ये देख रहे हैं आप, टेबल ऑफ कंटेंट, नजर आ रहा है आपको? आ रहा है सबको नजर? अच्छा, अब लेट से अगर मैंने अपनी किसी हेडिंग में जाना है, किसी बंदे ने कहा यार छोड़ो पूरा पूरा आर्टिकल कौन पढ़ेगा, मैं यहाँ गया सीधा, ठीक है, वो मुझे सीधा यहाँ ले गया, हेडिंग के अंदर ले गया, ठीक है, जो हेडिंग है डिफाइनिंग द ऑडियंस टू रीच आउट, अब मैं कहता हूँ मुझे हेडिंग में लेके जाओ कंक्लूजन में, वो सीधा मुझे एंड पे ले गया, ठीक है, देख रहे होंगे आप, ये कंक्लूजन ही है, ठीक है, जहाँ मुझे ले गया वो बेसिकली क्या है, ये आपकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर और यूजर एक्सपीरियंस को इम्प्रूव कर रहा है। टेबल ऑफ कंटेंट डेफिनेटली आपकी रैंकिंग में भी बेहतरी लाता है, और तो और मजे की बात है कि गूगल भी आपकी वेबसाइट पे छोटे छोटे बैकलिंक्स बनाएगा, सर्च रिजल्ट्स में मैं आपको दिखाता हूँ, इसने इन्होंने बड़ा अच्छा दिखाया हुआ था, आप वो देखिएगा जरूर, एक सेकंड में खोलता हूँ ये। हम्म, 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 या लेट से हम गूगल पे कोई चीज़ सर्च करते हैं। अच्छा, ये देख रहे हैं आप, ये आप देख रहे हैं, जैसे ये जो चीज़ आ रही है, इसी के अंदर जो है ना, इसी मोबाइल फोन एप्पल के अंदर ही आगे वाली चीज़ें आना शुरू हो गई हैं, ठीक है, ये इसको वैसे तो हम गूगल एडवर्ड में साइड लिंक एक्सटेंशन कहते हैं, बट जो ऑर्गेनिक रिजल्ट्स में आती है ना, ये आती है किसके जरिए, टीओसी के जरिए आती है, किसके जरिए आती है, टेबल ऑफ कंटेंट के जरिए, ठीक है, सब साइडों पे नहीं है ये चीज़, ठीक है, नंबर वन रिजल्ट पे भी नहीं है, ठीक है, नंबर टू पे है क्या है, ये टेबल ऑफ कंटेंट के जरिए आती है, ठीक है, टेबल ऑफ कंटेंट, मैंने इसीलिए अपनी वेबसाइट पे भी डाला है, ये देख रहे होंगे आप, मेरी हर आर्टिकल पे अब आएगा ये, ठीक है, टेबल ऑफ कंटेंट है ये, ठीक है, ठीक है, जो मुझे यहाँ ले जाएगा, ठीक है, ठीक है, अच्छा, टेबल ऑफ कंटेंट इज ऑल्सो रियली इंपॉर्टेंट, ये होना चाहिए, बाद में बात आती है रिव्यू प्लगइन की, रिव्यू प्लगइन भी अगर आप प्रोडक्ट्स को रिव्यू कर रहे हैं अपनी वेबसाइट पे, तो आप रिव्यू प्लगइन भी लाजमी डालें, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रिव्यू प्लगइन ये फ्री में यहाँ से ये है WP रिव्यू, इसमें सॉल्व कर सकते हैं, इसका पेड वर्जन भी आता है, बट आप फ्री वर्जन यूज करें, ये देख रहे हैं आप, या आपके सर्च रिजल्ट्स के साथ, जैसे माई थीम शो के साथ हो रहा है, 5 रेटिंग्स आने सर्च रिजल्ट्स में साथ साथ आता है, रिव्यू प्लगइन रिकमेंड करता है, जैसे लेट से अगर मैंने कोई प्रोडक्ट लेनी है बाय बस बंडल, ठीक है, अगर मैं लेट से ये सर्च करता हूँ, एक प्रोडक्ट है बस बंडल, अगर वो मैंने लेनी है, या कोई और प्रोडक्ट है, जैसे मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ बाय SCM रश, देख रहे हैं आप, ये जो रेटिंग्स आ रही हैं, ठीक है, और आप ये देख रहे हैं, ये किसके जरिए, ये टेबल ऑफ कंटेंट के जरिए आ रहा है, ठीक है, टेबल ऑफ कंटेंट के जरिए आ रहा है, और ये रिव्यू प्लगइन के जरिए आ रहा है, ठीक है, ठीक है, समझ आ रहा है आप लोगों को, या मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ? आया समझ या नहीं? आ रहा है समझ या नहीं? किसी को आ रहा है?
चले ठीक हो गया, किसी का तो रिप्लाई आया ही है ना, जुबान रिप्लाई कर देता, बाकी चलो रिप्लाई नहीं करते। थैंक यू आपका जो रिप्लाई कर देता है। तो ये तो ये टेबल ऑफ कंटेंट के जरिए ये रिव्यू प्लगइन है, ये आपके क्या करेगा, आपकी जो सर्च रिजल्ट है उसमें जान भी डालेगा और कस्टमर के लिए भी आसानी होगी कि वो आसानी से इसको ले सके। जहां तक रजा बात है, मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है तो आप मुझे बताएं तो सही, नहीं कि मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है, ताकि मैं उसको जो है उसको देखूं। अच्छा, मैं एक और चीज आप लोगों को आगे रिकमेंड करता हूँ, ठीक है, जो आपकी वेबसाइट पे लाजमी होनी चाहिए, ठीक है, वो 4 पेजेस हैं, हर आप जो भी नई वेबसाइट बनाए हो उसमें होनी चाहिए, ठीक है। अबाउट अस का पेज होना चाहिए, कॉन्टेक्ट अस का पेज होना चाहिए, प्राइवेसी पॉलिसी का पेज होना चाहिए, टर्म्स ऑफ सर्विस का पेज होना चाहिए, ठीक है। ये आपकी वेबसाइट पे लाजमी होना चाहिए, ठीक है। अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स ऑफ सर्विस, ये आपकी वेबसाइट पे ये पेज लाजमी होने चाहिए। ये आपके ना हाली गूगल को ये चीज पसंद आएगी, बल्कि आपके जो विजिटर्स हैं उनको भी लगेगा कि हाँ यार, ये ट्रस्टेड कंपनी है, ट्रस्टेड लोग हैं। कैसे जब आपको तो ना अबाउट अस, कॉन्टेक्ट, ये ट्रस्ट बिल्ड करता है। प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स ऑफ सर्विस पेज, ये सारी चीजें आपकी वेबसाइट में ट्रस्ट बिल्ड करती है, गूगल को भी पसंद है, वो रैंकिंग में भी बेहतर करता है और यूजर के लिए भी आपकी वेबसाइट में ट्रस्ट बढ़ जाता है, ठीक है। हमेशा याद रखें, कभी भी कोई चीज ओवरडू ना करें, ना करें ओवरडू। ओवरडू करेंगे तो क्या होगा, यूजर जो है इरिटेट होना शुरू हो जाएगा। उसको हमें इरिटेट नहीं करना। आगे बात आती है साइट हेडिंग्स की, ठीक है। साइट हेडिंग्स मैं पर्सनली तौर पे रिकमेंड करता हूं कि आप H2 और H3 को यूज करें, मोस्टली H2 को यूज करें। H2 के साथ रैंकिंग बहुत अच्छी मिलती है, जहां जहां हेडिंग्स आए H2 में करें, और अगर हेडिंग के अंदर सब हेडिंग हो तो वो H3 में बनाएं, ठीक है। बहुत अच्छी चीज है, हेडिंग्स होनी चाहिए साइट पे, पैराग्राफ्स बनी होनी चाहिए, इमेजेस डली होनी चाहिए, बुलेट पॉइंट्स होने चाहिए, ताकि आपका वेबसाइट का कंटेंट पढ़ने में मजेदार हो, आसान हो। क्योंकि एक बात जो आप लोगों को याद रखनी है, मैं आप लोगों को बता दूं कि आपको जो विजिटर है वो दुनिया का लेजी तरीन इंसान है, ठीक है। द लेजीस्ट पर्सन इज योर विजिटर, और उसने आर्टिकल पढ़ना नहीं है जब तक कि आप उसे पढ़वाएंगे नहीं। और पढ़वाने का बेस्ट तरीका क्या है कि आपकी साइट का स्ट्रक्चर होना चाहिए A1, ठीक है। ठीक हो गया। अब हम आगे चलते हैं गूगल वेबमास्टर टूल्स पे, ठीक है। आप लोगों को आवाज अब ठीक आ रही है ना, मेरी को मसला तो नहीं आ रहा ना? आवाज ठीक आ रही है ना, मसला तो कोई नहीं आ रहा? ठीक हो गया। अच्छा, मैं आप रिकमेंड करता हूं कि आप सब लोग जिनका गूगल वेबमास्टर टूल, जिनकी वेबसाइट है और अपने गूगल वेबमास्टर टूल पे अकाउंट नहीं बनाया हुआ, तो वो अपना अकाउंट बना लें, ठीक है। और जो ऑलरेडी यूज कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। क्या गूगल वेबमास्टर टूल का बेनिफिट क्या है, ठीक है। एक तो आपको बताएगा आपकी वेबसाइट के ब्रोकन लिंक्स, बैड लिंक्स बताएगा, साइट में कोई मसला आ रहा है वो बताएगा। और इसके अलावा जो बुरे लिंक्स आपकी वेबसाइट में मिले हैं, किसी ने आपकी वेबसाइट की नेगेटिव एसईओ की है, किसी ने स्पैमिंग की है आपकी वेबसाइट की, उसका आपको पता चल जाएगा यहाँ से। ये भी आपको गूगल वेब मास्टर टूल आपको ये भी बताएगा कि किन कीवर्ड्स के ऊपर आप रैंक कर रहे हैं, किन कीवर्ड्स से आपको ट्रैफिक आ रही है, कौन से पेजेस हैं जो सर्च रिजल्ट्स में सबसे ज्यादा नजर आते हैं, कौन से पेजेस हैं जो सर्च रिजल्ट्स में सबसे ज्यादा नजर आते हैं, क्लिक हो या ना हो, नजर कौन से ज्यादा आते हैं, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से आपको आपका CTR भी पता चलेगा कि जनाब आपकी एवरेज ट्रैफिक पे लोग के नेट से आपकी वेबसाइट एक पेज के ऊपर 8 नंबर पे आ रहे हैं, तो क्या CTR है लोगों का, कितने लोग देखते हैं, कितने लोग क्लिक करते हैं, आपको आपको CTR पता चलेगा। CTR से क्या फायदा होगा कि आपको पता चलेगा अगर आपके टाइटल अट्रैक्टिव नहीं है तो उसको अट्रैक्टिव बनाएं, ठीक है। तो गूगल वेबमास्टर टूल इज ए रियली इंपॉर्टेंट टूल, आप लोग जिसका नहीं है वो यहाँ पे अकाउंट बनाए और साइन अप हो। अब आगे बात आती है रिविजन की। आज जो चीजें हमने डिस्कस की हैं, हम एक दफा उनको रिवाइज कर देते हैं, एक दफा डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या चीजें हमने डिस्कस की हैं। एक दम डिस्कस किया इंपॉर्टेंस ऑफ ऑन पेज एसईओ। सेकेंड चीज हमने साइट स्पीड को डिस्कस किया। थर्ड हमने SSL सर्टिफिकेट को डिस्कस किया। चौथा हमने टाइटल को डिस्कस किया कि टाइटल कितना इंपॉर्टेंट है।
हमारे आर्टिकल के लिए, हमारी वेबसाइट के लिए। कितना जितना कैची होगा उतनी अच्छी हमारा सीटीआर बढ़ेगा, उतना अच्छी हमारी रैंकिंग इंप्रूव होगी। फिर हमने डिस्कस किया टाइम स्पेंट ऑन वेबसाइट को। ये गूगल इसके ज़रिए पता लगाता है कि जनाब यूज़र को वो चीज़ मिली है या नहीं मिली जिसके लिए वो आया था। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया इंटरलिंकिंग। ये बेसिक टाइम स्पेंड का ही पार्ट है कि हम यूज़र को चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा देर हमारी वेबसाइट पे रहे, हमारे साथ एक एसोसिएशन डेवलप करे, एक लिंक डेवलप करे, इसलिए हमने इंटरलिंकिंग को डिस्कस किया। फिर हमने यूआरएल स्ट्रक्चर को डिस्कस किया कि यूआरएल स्ट्रक्चर ईजी होना चाहिए, किस तरह का होना चाहिए। फिर हमने ये भी डिस्कस किया कि वेबसाइट पे ब्रोकन लिंक्स नहीं होने चाहिए या आपका यूज़र एक्सपीरियंस भी ख़राब करते हैं, साथ साथ गूगल को भी ये चीज़ नहीं पसंद। फिर हमने डेफिनेशंस डिस्कस की, कीवर्ड डेंसिटी की, कीवर्ड स्टफिंग की। फिर हमने इमेज ऑप्टिमाइजेशन को डिस्कस किया और हमने देखा उसकी वजह से साइट स्पीड आपकी कितनी स्लो हो सकती है अगर आपकी इमेज ऑप्टिमाइजेशन अच्छी नहीं है। जैसा कि मेरे वेब ब्लॉग के ऊपर भी नहीं है, जैसा कि अभी रज़ा की भी एक वेबसाइट थी उसके ऊपर भी नहीं था। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया वर्ड काउंट कितना होना चाहिए मिनिमम। हमने ये भी डिस्कस किया कि एक्सटर्नल लिंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा एक कोई भी इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं होती अनलेस हम कहीं रेफरेंस या किसी की एक्सटर्नल लिंकिंग ना करें। और एक्सटर्नल लिंकिंग करनी ही है तो अच्छी वेबसाइट की करें, अथॉरिटेटिव वेबसाइट की करें और वो जो हमारी अपनी फील्ड के रिलेटिव हो। लेट्स से अगर हमारी डॉक्टर की वेबसाइट है, वहाँ फार्मेसी की चीज़ों का कोई वो आई मीन क्रिकेट की चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं। तो डॉक्टर की वेबसाइट का क्रिकेट का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। तो हमारी अपनी फील्ड की रिलेटिव वेबसाइट्स हो हम उसको लिंक करें। फिर हमने डिस्कस किया सोशल शेयरिंग कितना इंपॉर्टेंट है। गूगल सोशल शेयरिंग के ज़रिए ढूँढता है कि क्या डिस्कस हो रहा है, क्या लेटेस्ट ट्रेंड में है। अगर आपके विज़िटर्स आपकी वेबसाइट को पसंद करेंगे तो तभी शेयर करेंगे, गूगल को समझ आ जाएगा कि हाँ जी, ये लोगों को पसंद आ रही है। तो आप इनकरेज करें, खुद भी शेयर करें सारे प्लेटफ़ॉर्म्स के ऊपर अपनी हर आर्टिकल जब भी लिखें, हर प्लेटफ़ॉर्म पे खुद भी शेयर करें, अपने विज़िटर्स को भी इनकरेज करें कि वो भी शेयर करें। फिर हमने ये भी डिस्कस किया कि मोबाइल रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स कितनी इंपॉर्टेंट हैं। फ्यूचर मोबाइल रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स का है। हमने इवेंचुअली बाइंग बिहेवियर लोगों का चेंज हो रहा है। पहले लोग मोबाइल पे बाय करते हुए इतना कंफर्टेबल नहीं होते थे, बट वक्त के साथ साथ मोबाइल बाइंग के ऊपर लोग कंफर्टेबल होना शुरू हो गए हैं और उसका ट्रेंड बढ़ गया है। फिर हमने रिव्यू प्लगइन को डिस्कस किया कि रिव्यू प्लगइन आपका सर्च रिजल्ट्स बेहतर करता है, साथ यूज़र के लिए एक अच्छा इंप्रेशन बनाता है। फिर हमने टेबल ऑफ कंटेंट प्लगइन को भी डिस्कस किया और देखा कि वो सर्च रिजल्ट्स में भी कैसे बेनिफिट करता है। फिर मैंने इंपॉर्टेंस की डिस्कस किया गूगल वेब मास्टर टूल के हवाले से कि गूगल वेब मास्टर टूल बहुत अच्छा टूल है। ये हमारे ब्रोकर लिंक्स हमें ढूंढ के दे सकता है। ये हमें फाइंड कर सकता है कि हमारे साइड में अगर कोई मसला आ रहा है तो क्या है, किसी ने हमारी नेगेटिव एसईओ की है, बैड लिंक्स बनाए हैं, तो उसका हमें बता सकता है। साथ हमें ये बता सकता है हम किन कीवर्ड्स पे रैंक करते हैं, किन कीवर्ड्स पे ट्रैफिक ब्रिंग करते हैं, किन कीवर्ड्स पे हमारी साइट रिजल्ट शो तो हुई है पर क्लिक किसी ने नहीं किया। इसी जरिए हमारे टॉप पेजेस पता चलते हैं कि जो सर्च रिजल्ट्स में शो तो हो रहे हैं पर क्लिक नहीं हो रहे, तो हम ताकि उसका टैब अपना सीटीआर इंप्रूव करें उनके ऊपर और बाकियों का देख सकेंगे बाकी हमारी पोस्ट का सीटीआर क्या है, ताकि हम उसके मुताबिक अपनी फर्दर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाएं। ठीक हो गया, आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह हम आगे ऑफ पेज एसईओ, यूट्यूब एसईओ, ई कॉमर्स सब कुछ डिस्कस करेंगे। बट फिलहाल किसी के पास कोई क्वेश्चन है तो वो प्लीज कर ले। कोई क्वेश्चन है तो कर सकते हैं आप लोग। चले, बहुत शुक्रिया आपका जमान भाई, तारीफ का अच्छा लगा। आप लोग ऐसे कर देते तो मैं भी मोटिवेट हो जाता कि जो हम चीज़ डिस्कस कर रहे हैं वो सही डिस्कस कर रहे हैं, टू द पॉइंट कर रहे हैं। कोई और हो तो वो भी आप बताएंगे। इसके अलावा आ, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का समझ आ गया होगा। जो जो हमने ऑन पेज सेक्टर्स में जो जो चीज़ें हमारी इंपॉर्टेंट थी वो हमने डिस्कस की हैं कि ये चीज़ें होनी चाहिए ताकि हम अच्छी अच्छी रैंकिंग कर सकें। फवाद आप इतना नहीं बोले, आपको बोलना चाहिए। जो चीज़ आपको समझ आया फवाद भाई आप पूछा करें। और थैंक यू रज़ा भाई, आपको पसंद आया ये वाला आज का लेक्चर पसंद आया। चलें मैं अब इसको डिस्कनेक्ट करके ना इसका काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। चले बहुत अच्छी बात है। मैं अब इसको ख़त्म करके इसकी जो रिकॉर्डिंग है वो मैं देने लगा हूँ जमान भाई को, जो सबको मेल करेंगे। ठीक हो गया? ठीक है फवाद भाई, आप भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो कर सकते हैं।
रजा भाई आपके पास क्वेश्चन हो तो वो कर सकते हैं, जमान भाई आपके पास हो तो कर सकते हैं। मैं इसको क्लोज करने लगा हूँ, जो अगर कोई रह जाए तो ग्रुप पे कर दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, आपका क्वेश्चन है एडवर्ड के रिलेटेड। आप ना प्लीज एक दफा दोबारा मुझे क्वेश्चन कर दो, ताकि मैं आज मैं उसको आंसर कर दूंगा मैं, ठीक है जमान भाई। आप प्लीज दोबारा मुझे कर दो। एक्चुअली मुझे मैसेजेस रोज को 50-60 लोग कर देते हैं, तो वो मैसेज नीचे चला जाता है। तो वो जो है ना, जो मैसेजेस देखने वाले होते हैं वो भी फिर बहुत नीचे चले जाते हैं, फिर हर एक को कॉल नहीं मैं कर पाता। तो प्लीज दोबारा भेज दीजिएगा, ठीक है।